एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपके जो पेपर की एक तरीके से सीडीपी की मैराथन चलेगी और ये तब तक चलेगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। तो आज हम लोग सीडीपी के 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, लेकिन इसके बाद जो होंगे 60 क्वेश्चंस का सेट हम लोग लेके चलेंगे सीडीपी के, और इस तरीके से पेपर होने तक में हमारे काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे। और आप सीडीपी में अगर इस तरीके से कर लिए तो काफ़ी अच्छे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में आपको एक चीज़ होती है कि आप अगर समझ के आंसर को हल करते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट वही रहता है। जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया कि बच्चों को किस तरीके का समझना है और कुछ थियरीज अगर आपने पढ़ ली हैं, तो आपका ये पेपर बहुत अच्छा हो जाता है और इस पेपर में पूरे के पूरे मार्क्स आपके आ सकते हैं। जैसे हिंदी में भी आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं, लैंग्वेज पेपर में भी आपके मार्क्स आ सकते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से आप 30 करके 90 तक का स्कोर आराम से कर सकते हैं। अगर अभी भी नहीं आ रहे हैं आपके, तो उसके लिए जो ट्रिक है वो हम ज़रूर पेपर से पहले डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप कम से कम 90 प्लस तो ऊपर आपको आए ही, लेकिन उससे पहले आप सीडीपी की इतनी प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर ऐसे लगाइए कि आपको खुद में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आप खुद से जब पेपर सॉल्व करें तो आपका हो जाए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं। ये जो पेपर है ये सीडीपी का पेपर है और ये 2018, 19, 20, 21, 22 पे हम लोग हैं और 23 का देखना है। तो 22 में एक दिन में पेपर नहीं हुआ था, कई दिनों में पेपर हुआ था। तो 7 फरवरी का पेपर देख चुके हैं, ये पेपर है 6 फरवरी का। तो इस पेपर को देखेंगे हम लोग और सारे सेट देखने के बाद 2023 के पेपर भी देख लेंगे। तो ये मैराथन चलने वाले हैं, यानी कम से कम आज तो वीडियो तो आपको 30 क्वेश्चंस की होगी, लेकिन इसके बाद भी जितनी वीडियोस होंगी वो 60 क्वेश्चंस के होंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होती है? पहला ऑप्शन दिया है परवरिश की शैलियाँ, दूसरा है आनुवंशिक ढांचा या संरचना, थर्ड है विद्यालयी अनुभव और व्यक्तिगत रुचि। तो ये सारी चीज़ें ही ना एक बच्चे की वृद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे ऑप्शन आपके क्या हैं, वो सही हैं। तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, जिसमें 1, 2, 3, 4 सारे ही दिए हुए हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अ चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पेरेंटिंग स्टाइल्स, जेनेटिक मेकअप, स्कूलिंग एक्सपीरियंसेस एंड पर्सनल इंटरेस्ट। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Developmental changes in children are universal, taking place at the same pace across cultures, are unidimensional and linear, are complex interaction between hereditary and environmental factor, are irreversible and proceed from toe to head। तो देखिए, अगर हमको एलिमिनेट करना हो तो टो टू हेड तो नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ चीज़ों को तो हम पहले ही हटा सकते हैं। बच्चों में, उसी को हिंदी में देख लेते हैं। बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं, एक आयामी और रैखिक हैं, वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है, अपरिवर्तनीय है और पैर की अंगुली से सिर तक आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों में जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? वो हमारे होते हैं वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है, ठीक है। ये आपके एकदम, ये अगर आप विकास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो दोनों पे ही निर्भर करता है, पर्यावरणीय कारण और वंशानुगत दोनों ही के बीच की एक अंतःक्रिया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। All children across culture proceed through the stages of development in the same manner at the same age। रीजन क्या दिया हुआ है? चाइल्डहुड इज यूनिवर्सल एंड यूनिडायमेंशनल।
इतनी ठंडी लग रही है ना कि ज़बान लड़खड़ा जा रही है। देखिए पेपर टलता है कि नहीं टलता है। आज तक सीटेट का पेपर कभी टला नहीं है, तो ये भूल जाइएगा। अगर कहीं भी आप लोगों को ऐसा कुछ दिखे हेडिंग में, वीडियोस लोग बना रहे हैं लेकिन उस पर आप लोग विश्वास मत करिएगा। पेपर आप लोगों का नहीं टलेगा, जितना अभी तक नहीं टला है, बहुत ही रेयर केस हो गया कुछ तो टलेगा, लेकिन पेपर अब तक सीटेट का कभी टला नहीं है। ठीक है, अभिकथन क्या है? सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? तो वो है आपका ऑप्शन ए और आर दोनों गलत है। सभी संस्कृतियों में बच्चे एक तरीके से कैसे विकास के चरण से गुजरेंगे, और तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही गलत हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सोशलाइजेशन हैपन्स ओनली एट स्कूल वंस द चिल्ड्रन बिगिन टू गो स्कूल। रीजन क्या कहता है? स्कूल इज द ओनली इंस्टीट्यूशन ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो असामाजिकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। और तर्क क्या दिया गया है कि स्कूल द्वितीय सामाजिकरण की एकमात्र संस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4, यानी ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। समाजीकरण और जगह भी होता है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों गलत है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से में डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर सजा मिलेगी। और कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्टेज यानी स्तर पर है? उत्तर पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, अमूर्त स्तर या पारंपरिक स्तर। तो दंड का डर है उसको, और सीमा किस स्तर पे है ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज पे है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज फैसिलिटेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन, रीइंफोर्समेंट, रिहर्सल या एल्गोरिदम। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? अनुकूलन, पुनर्बलन, पूर्वाभ्यास या कलन विधि। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी अनुकूलन यानी एडाप्टेशन। ठीक है, एडाप्टेशन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्टली मैचेस पेयर ऑफ स्टेजेस विद द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोपोज्ड बाय जीन पियाजे। सेंसरी मोटर स्टेज कैन एंगेज इन मेक बिलीव प्ले। प्री ऑपरेशनल स्टेज object permanence begins. Concrete operational capable of mentally reversing actions. Concrete operational capable of mentally reversing actions, and formal operation capable of hypothetico deductive thinking. तो जीन पियाजे द्वारा जो प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों को स्टेजेस को सही सुमेलित जोड़ी चुनना है। संवेदी चालक अवस्था में कहा गया है कि नाटकीय खेल में संलग्न। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वस्तु स्थायित्व का प्रारंभ। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्रियाओं को मानसिक तौर पर प्रतिवर्तन में सक्षम। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 7 का ऑप्शन नंबर 4, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम, यानी फॉर्मल ऑपरेशन कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 7 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 7 क्वेश्चन में कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की विच ऑफ दीज इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी टू इनेबल चिल्ड्रन लर्न? डायलॉग, लेक्चर, पनिशमेंट या रिवॉर्ड्स। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? पहला संवाद, दूसरा व्याख्यान, तीसरा सजा या पुरस्कार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
क्वेश्चन नंबर 8 का, बच्चों को डायलॉग सीखने में सक्षम बनाने के लिए कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका 8 का ऑप्शन नंबर 1 वो करेक्ट हो जाएगा, डायलॉग। ठीक है, संवाद इज द राइट आंसर। Which psychologist formulated the theory in which interaction is considered the important in language development of a child? जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, B.F. स्किनर या नोम चॉम्स्की? तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर 2 है उसमें लेव वाइगोस्की दिया गया है और ऊपर में ही इसी तरीके का क्वेश्चंस भी रिलेटेड ही था। तो निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका लेव वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एबिलिटीज इन लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इंक्लूड? तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें 2 से अधिक आयाम शामिल हो, लय, ताल, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, विशिष्ट पिचों, स्वरों और लय के बीच अंतर करना जिसे पहचानने में अन्य लोग चूक सकते हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचाना व विचारों के बीच संबंध बनाना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 जो है, जो मैथ होता है, तार्किक गणितीय जो बुद्धि होती है उनके क्षमताओं में वर्गीकरण करना, पैटर्न की पहचान करना व विचारों के बीच संबंध बनाना, ये शामिल है और यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि तार्किक ये मैथ से रिलेटेड बुद्धि की बात की गई थी इसलिए यहाँ पे वो ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? असर्शन लिया है गया, ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन एडोलेसेंस जेंडर रोल्स एंड स्टीरियोटाइप इज एक्सटेंड बाय फिल्म एंड एडवर्टाइजमेंट। मीडिया इज पावरफुल प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर एडोलेसेंट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। किशोरों की जेंडर भूमिकाओं और रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों ही सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। टू फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम वरीड बैकग्राउंड, टीचर्स शुड follow decontextualized curriculum, implement differentiated instruction, adhere to standardized assessment या practice exclusionary practices। विभिन्न पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं कि सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें, विभेदित निर्देश लागू करें, मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करें या बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करें। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 यानी विभेदित निर्देश लागू करें, इम्प्लीमेंट डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, ये जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है असेसमेंट शुड डायरेक्टली असेसमेंट should direct learning and what has to be assessed. You should determine what is to taught. Should not be second है should not be linked to learning since the two are separate process. Third है should take place to direct learning by segregating and dividing children into ability groups. Slow learners, intelligent children should be an integral part of teaching learning process beginning from assess children readiness to learn. यहाँ पे हिंदी में भी देख लेते हैं। अधिगम को दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना है, इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है। आकलन को सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं।
आकलन को बच्चों को समान क्षमता समूहों, धीमे सीखने वाले, बुद्धिमान बच्चों के पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आकलन को बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका ऑप्शन नंबर 4 ही क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आकलन जो होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग ही होता है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, जब मैंने बताया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको सीडीपी में पढ़ लेनी चाहिए, तो मैंने ये चीज़ बताया था कि प्रगतिशील शिक्षा पे बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। एक्चुअली आपकी टीचिंग ही प्रोग्रेसिव की है। एनसीएफ 2020 जो आया है, न्यू एनसीएफ जो आया है, उसमें जो भी बातें कही गई हैं उन सभी से रिलेटेड अगर आपका कोई ऑप्शन होता है जिसमें बच्चे को सक्रिय कहा गया है, रोट लर्निंग को बंद करने के लिए कहा गया है, तो वो सारे ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, शिक्षण जो होता है बाल केंद्रित होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह के ऑप्शंस जो भी आपको जब भी आपको ऑप्शंस में दिखाई दे तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। तो इस तरीके ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको सीटेट में कभी भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं सीडीपी का, तो आप जीन पियाजे, कोहलपुर, वाइगोत्स्की, अधिगम के सारी चीज़ें और प्रगतिशील शिक्षा, एनसीएफ, चाइल्ड और क्या बोलते हैं यहाँ पे जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है उनको, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग, रिमीडियल टीचिंग, डायग्नोस्टिक, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इनसे एक एक क्वेश्चंस करके तो ज़रूर पूछे जाते हैं, ये कभी भी छूटते नहीं हैं इन ऑप्शन से क्वेश्चंस। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग इज़ इंडिविजुअलिस्टिक एंड पैसिव, इज़ एक्टिव एंड सोशल इन कैरेक्टर, इज़ एग्जाम ओरिएंटेड या इज़ टेक्स्ट बुक सेंटर्ड। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है, बिल्कुल नहीं। सक्रिय और सामाजिक है, परीक्षा उन्मुख है या पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि जहाँ पे सक्रिय शब्द आ जाए तो उस आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। और प्रगतिशील शिक्षा हमेशा यही कहती है कि बच्चे को कैसा होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। सोशल, तो यहाँ पे दोनों ही आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, सक्रिय और सामाजिक है। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना सक्रिय और सामाजिक है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कम से कम आपको 30 क्वेश्चंस करने के लिए, जब क्लासरूम में बैठेंगे ना आप एग्ज़ाम देने, तो आपको 150 करने हैं। तो बैठने की भी थोड़ी हैबिट होनी चाहिए और कितने कितने क्वेश्चंस के बाद आपको गोले भरते जाना, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। कोई हवा में कोई बातें नहीं होंगी, जो फील किया है पेपर देते वक्त तो वो सारी बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो प्रॉब्लम्स आई थी उन सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, असर्शन में क्या आता है, अ टीचर शुड फॉलो स्टैंडर्डाइज करिकुलम्स एंड प्रोसीजर्स फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। द रीज़न क्या है, द एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ टू वर्क टुवर्ड मेकिंग एवरी वन द सेम बाय डिसमिसिंग डिफरेंसेस। तो शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है वो राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों ही गलत हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर एडमिटेड इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन सच सिचुएशन। इट सीम्स अनरियलिस्टिक फॉर स्पेशल चिल्ड्रन टू लर्न अमंग नॉर्मल चिल्ड्रन। Children without special needs are demotivated to learn. Teachers need to change approach of teaching. It strengthens the ability of all children to work together, understand the value and value different points of view. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले हिंदी में भी देख लेते हैं। जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे
एक समावेशी कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते हैं। तो सब में उनके बारे में नेगेटिव बातें कही हैं और आप इस तरीके से एक एलिमिनेशन प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन हमें नहीं लेना है। ठीक है, शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। इनसे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं। तो पॉजिटिव दो चीज़ें हैं, 2 चीज़ें निगेटिव हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें पॉजिटिव चीज़ें कही गई हैं, जैसे 3rd और 4th। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। When dealing with gifted children, out of the box thinking is used to denote low level thinking, convergent thinking, rigid thinking या divergent thinking। प्रतिभाशाली अभिकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? निम्न स्तर लीक से हटकर सोचने की बात है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से आगे की बात सोचने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो होगा ये अब सारी सोच यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की जा रही है। तो यहीं से हमें आपको ये सारी चीज़ें, ये जो पॉइंट होते हैं छोटे छोटे, रेमेडियल, डायग्नोस्टिक, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और एक चीज़ और आती है, जो आपकी डिसेबिलिटीज़ आती हैं उनको भी आप लोग देख लीजिएगा, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। और एक एक नंबर करके ही आपके 90 बढ़ते हैं, तो एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट है अभी, क्योंकि एक नंबर की वजह से आपका रिजल्ट भी रुक जाता है। ठीक है, तो हर एक टॉपिक जो भी आपको याद आ रहा है उसको रिवाइज करते रहिए और उसके कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। जैसे ही पेपर में किसी टॉपिक पे फंसते हैं उस क्वेश्चंस को नोट करिए और उन क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसको उसी समय क्लियर करिए। यही तरीका होता है सीटेट पेपर में एक एक दिन में अपने मार्क्स को बढ़ाने का, और लो कॉन्फिडेंस से एक अच्छे पेपर लेवल को पास करने में हमें जो करना है वो यही सारी चीज़ें होती है कि हमारा जहाँ पे कॉन्सेप्ट फंस रहा है, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको नोट डाउन करें और उसके कॉन्सेप्ट को तुरंत रिवाइज करें, ताकि पेपर से पहले वो चीज़ें भी हमें आने लगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। What does inclusion in education imply? Placement of specially abled in special school, provisioning of quality education to all children, placement of gifted children in special school, provisioning of separate section for special children in an inclusive setup। शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है? विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन, या समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, अभी मैंने बताया था कि डिसेबिलिटीज़ से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए आगे, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विथ डिफ़िकल्टीज इन हियरिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड हियरिंग। तो यहाँ पे जो पठन वैकल्प है मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है? सुनने, पढ़ने, बोलने व सुनने। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी पढ़ने। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद द डिफिकल्टीज इन रीडिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कैरेक्टराइज इंक्लूसिव क्लासरूम? कोऑपरेटिव लर्निंग, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, रीजनेबल एकोमोडेशन, स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन। कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है यहाँ पे पूछा गया है? तो सहकारात्मक अधिगम, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, उपयुक्त समायोजन या मानकीकृत निर्देश। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी मानकीकृत निर्देश। स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन इज द राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ मिडिल स्कूल टीचर शुड, माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को एक रूपी व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए, मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए, प्रश्न पूछे को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 21 का ऑप्शन नंबर जो 4 है, सीखना कि कैसे सीखते हैं, इंकरेज लर्निंग हाउ टू लर्न इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि और सारे जो है ना आपके निगेटिव हैं, तो ये आपका पॉजिटिव आंसर है और यही आपका राइट आंसर भी है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियो कंस्ट्रक्टिविटीज थियरीज ऑफ लर्निंग, emphasize on memorization of information, emphasize on predominant directive role of teacher, advocate the role of social context in learning, advocate use of reinforcements and punishment। जो क्वेश्चन कहता है अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत हैं वो जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं, प्रमुख रूप से शिक्षक के निर्देशन की भूमिका पर जोर देते हैं, सीखने के सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं, या पुनर्बलन व सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं। जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी सीखने के सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पियाजे एंड वाइगोस्की लर्निंग टेक प्लेस थ्रू इमिटेशन, पैसिव लर्निंग, कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट, एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स। पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है, अनुसरण द्वारा, निष्क्रिय श्रवण द्वारा, अनुकूलन व पुनर्बलन द्वारा, या अधिगम कर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी अधिगम कर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। ठीक है, एक्टिव एंगेजमेंट्स ऑफ लर्नर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, as a teacher, how would you facilitate problem solving abilities in your student? By generating fear, by generating stress, by encouraging passive and repeated memorization of content, by encouraging brainstorming and use of strategies such as analogies and heuristic। एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे? भय उत्पन्न करके, तनाव उत्पन्न करके, सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करके, विचार मंथन को प्रोत्साहित करके, और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 3 ऑप्शन हैं वो निगेटिव वाले हैं और एक ही ऑप्शन आपको पॉजिटिव टाइप में बच्चों के लिए यूज़ किया गया है। तो ये पॉजिटिव वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, व्हेन स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस द इमोशंस ऑफ देयर लर्निंग इज लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली, टेंशन, शेम, ह्यूमिलिएशन या सेटिस्फैक्शन। जब विद्यार्थी की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। तनाव की भावना का अनुभव करते हैं, शर्म, हीनता या संतुष्टि। तो जब आप सकारात्मक प्रभाव है तो सकारात्मक प्रभाव में हमेशा क्या हो जाएगा, संतुष्टि इज द राइट आंसर। जब विद्यार्थी संतुष्टि की भावना का अनुभव करेंगे तभी तो उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो यहाँ पे संतुष्टि यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द 25 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, 5 क्वेश्चंस और हैं, पूरा देखिएगा। इंट्यूटिव गेसेस बाय चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग शुड बी डिस्करेज, फैसिलिटेटेड, डिसमिस्ड या पनिश्ड। अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को किया जाना चाहिए, हतोत्साहित, सुसादित, खारिज और दंडित। इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सुसादित जो पॉजिटिव है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, Process of meaning making in students should be facilitated by emphasizing repeated practice, by passive imitation, by giving material rewards, by experimentation and discovery। विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए? बारंबार अभ्यास पर जोर देकर, निष्क्रिय अनुसरण, भौतिक पुरस्कार, खोज व अन्वेषण। तो खोज व अन्वेषण आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन व एंड डिस्कवरी को आप करेक्ट कर देंगे खोज व अन्वेषण द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज नॉट एन इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी
फंक्शनल फिक्सनेट, वर्किंग बैकवर्ड्स, ह्यूरिस्टिक, एल्गोरिदम। समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकार्यात्मक आबद्धता, यानी आपका जो इंग्लिश में फंक्शनल फिक्सनेस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि इन सोशियो कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लर्निंग इज पैसिव इन नेचर, हैज़ अ सोशल कैरेक्टर, इज टेक्स्ट बुक सेंट्रिक या इज एग्जाम सेंटर्ड। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना सीखने निष्क्रिय रूप से होता है का स्वरूप सामाजिक होता है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है या परीक्षा केंद्रित होता है। तो भाई सामाजिक रचनावादी क्लास है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है का स्वरूप सामाजिक होता है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू चिल्ड्रन फेल्योर, इंडिविजुअलाइज्ड करिकुलम, कंटेक्चुअलाइज्ड करिकुलम, स्पाइरल करिकुलम, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम। तो निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? व्यक्तिगत पाठ्यचर्या, संदर्भित पाठ्यचर्या, चक्रीय पाठ्यचर्या या पाठ्यचर्या का मानकीकरण। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी पाठ्यचर्या का मानकीकरण विफलता के लिए जिम्मेदार पूछा गया है यहाँ पे। तो पाठ्यचर्या का मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सोशल साइंस की वीडियो आप लोगों के लिए और साइंस जितने भी पेपर, हिंदी इंग्लिश जो भी पेपर हैं इस सेट के, वो सारे ही आपको मिल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर आपको आराम से यहाँ से मिल जाएगा। जितनी जो काम आपको अभी 4 दिन में किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, क्या ट्रिक होने चाहिए, उन पे भी हम बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।